हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, ऑफलाइन पेज पे पढ़ा था, लेकिन इसमें है जो हम लोग डिजिटल माध्यम से पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको इसलिए प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से और अच्छा से समझ पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक क्वेटेशन है। जो भी बच्चे जिनमें भी लगता है जो पढ़ते रहते हैं उनको लगता है कि मोटिवेशन कम पड़ता है, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, लेकिन उनमें वो जोश और जज्बा और जुनून दिखता नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए है जो एक शब्द कहा गया है, उसको ध्यान से देखिएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है आप अपने आप पे भरोसा रखिए। ठीक है, माना कि मंजिल मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, अगर उसको निरंतरता से, कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करिएगा तो वहां पे अवश्य पहुंच जाइएगा। यही बात कहा गया कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ये मेंडलीव कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मेंडलीव का हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यही हमारे मेंडलीव साहब है। ठीक है, मेंडलीव साहब ने है जो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल पर है जो सारे एलिमेंट्स को है जो क्लासिफाइड किया था, यही हमारे मेंडलीव साहब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बनाने की चेष्टा किया था इन्होंने, है ना। और देखिए इन्होंने क्या किया था, इनका प्रेडिक्ट टेबल इस प्रकार से था। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, हम इनको इसको अच्छे से डिकोड करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने ये पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कहता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अपने जितना भी प्रॉपर्टी था उन्होंने जो एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास पे अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और दो साइंटिस्ट आए थे, एक डोब्रेनियर था, एक न्यूलैंड था। उन्होंने भी है जो एटॉमिक मास पे ही है जो अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्हीं के सीरीज में मेंडलीव भी आए। ठीक है, लेकिन उन लोगों का तो ज़्यादा क्या बोलता है, पीरियोडिक टेबल है जो सही से, मैंने उन लोग है जो क्लासिफाई है जो सही तरीके से कर नहीं पाए। इनका जो क्लासिफिकेशन था कुछ हद तक सही था। कैसे था भाई सही, कुछ हम लोग आगे देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, प्रॉपर्टीज की अगर चर्चा करें, प्रॉपर्टी 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 दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किसी भी एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या है समझाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो फिजिकल रूप से देखने में रूपरेखा जो उसका होता है, स्ट्रक्चर, मॉर्फोग्राफी, उसके अनुसार हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसको। केमिकल कहने का मतलब ये है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी आंतरिक रूप से, इंटरनल, उसमें किस प्रकार का क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, इसी से है जो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को क्या बोला है यहाँ पे, मेंडलीफ हैज क्लासिफाइड हिज टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द हिज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज पे है जो उन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को बांटा था। ठीक है, द 8 कॉलम ऑफ वर्टिकल, अब देखिए 8 कॉलम ऑफ वर्टिकल ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड फ्रॉम द मेंडलीफ टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ। ठीक है, ये 7 हॉरिजेंटल रोज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, 6 रोज दें। ठीक है, इसको एक पेज में नए अच्छे से समझ लेते हैं। मेंडलीफ ने जो है
आपने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था तो उसने है जो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन बनाया था, ठीक है। कितने लाइंस थे भाई? तो 6 लाइंस थे। इस 6 लाइंस कहिए या रोज कहिए, इस रोज को उन्होंने पीरियड नाम दिया। क्या नाम दिया? पीरियड, ठीक है। और देखिए तो इनके मेंडलीफ ने कितने रोज दिए थे? 6 पीरियड्स दिए थे, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम लगभग 8 ग्रुप्स बनाए इन्होंने। कितने ग्रुप्स बनाए? 8 ग्रुप्स बनाया, ठीक है। तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेंडलीफ ने 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स बना के अच्छे तरीके से जो अपने पेरियोडिक टेबल को सजाने की चेष्टा किया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ के पेरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के पेरियोडिक टेबल का क्या क्या विशेषता था, क्या क्या उसने अचीव किया, ठीक है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड। देखिए इसने क्या कहा ना कि पहला बात क्या लिखा हुआ, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड। उन्होंने क्या देखा, देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई एलिमेंट यहां पे माना एलिमेंट ए है, फिर बी है, सी है, ठीक है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो जो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी के जो जो एलिमेंट है, जैसे मान लिया कि ये एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लिया कि ये जो काम करता है वो भी यही काम करता है, ये भी वही काम करता है। जैसे एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए एलिमेंट अगर खाना खाने की कोशिश कर रहा है तो डी एलिमेंट भी खाना ही खा रहा है, जी एलिमेंट भी खाना ही खा रहा है। तब देख रहे हैं कि सबका प्रॉपर्टी सेम ही है, कि सब है जो ईटिंग करने का ही काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सबका प्रॉपर्टी सेम था, ठीक है। अब देखें अगर ये सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में उन्होंने क्या देखा, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट ई है, एक एलिमेंट एच है। इसमें क्या कर रहा था ना कि इसका भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेम था। जैसे मान लिया कि पहला ग्रुप वाला सब है जो खाना खा रहा है, तो दूसरा ग्रुप वाला सब पानी पी रहा है, ये भी पानी पी रहा है, ये भी पानी पी रहा है, ये भी पानी पी रहा है। तो मेंडलीफ भैया ने क्या कहा कि अगर तुम पानी पी रहा है तो सेकेंड ग्रुप में जाओ ना, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से तीसरा को भी देखिए क्या कहा, अगर तीसरा यहां पे है, ठीक है, तो तीसरा है तो तीसरा में फर्स्ट एलिमेंट में सी है, सेकेंड एलिमेंट में एफ है, आई में फिर ये आई है। अगर ये मिठाई खा रहा है तो ये भी मिठाई खा रहा है, ये भी मिठाई खा रहा है। तो जो जो मिठाई खा रहा है उसको सबको जो एक साथ क्या किया उन्होंने, अरेंज कर दिया। यानी कहने का मतलब है, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उन्होंने क्या दिखा ना कि जो ए डी जे अगर जिस जैसा जैसा प्रॉपर्टी है सब सेम ही काम कर रहा था, सबको सेम सेम लाइन में अरेंज कर दिया। बी ई जी एक साथ काम कर रहा है तो एक साथ रख दिया। ई एफ आई सॉरी सी एफ आई एक साथ काम कर रहा है तो सबको एक साथ काम कर दिया। यानी कि इन्होंने प्रॉपर्टीज के अनुसार, किसके अनुसार, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज के अनुसार सारे एलिमेंट्स को ग्रुप बनाया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देखिए इनका एक बहुत अच्छा सा बात था, क्या किया ना कि सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे अब दिखा देते हैं, आ गया मेंडलीफ, हाँ देखिए इन्होंने क्या देखा, अपने यही मेंडलीफ का पेरियोडिक टेबल, इन्होंने क्या देखा कि सम गैप्स को है जो उन्होंने छोड़ दिया फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर, ये दिख नहीं रहा है, फ्यूचर के लिए, ताकि अगर कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो वो फ्यूचर में रहे, मतलब फ्यूचर में उसको अरेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पे ये जगह छोड़ दिया, ये गैप्स छोड़ दिया, ये भी गैप्स छोड़ दिया, यहाँ गैप छोड़ दिया, यहाँ गैप छोड़ दिया, ये भी देखिए गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ भी गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ भी गैप छोड़ा हुआ है। इन्होंने देखा कि अगर इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार का एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो इन बॉक्सेस में अगर हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात,
कहने का मतलब है, देखिए इन्होंने अपने एटॉमिक इन्होंने क्या किया था ना कि अपने पेरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज करने की कोशिश किया था। जैसे देखिए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब है, दिखा देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, देखिएगा, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी, एलिमेंट ई, ठीक है। इन्होंने एटॉमिक मास पर, किस पर, सॉरी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज किया। कैसे अरेंज किया भाई, इस तरीके से। एटॉमिक मास क्या है, उसका वजन। अगर मान लेते हैं हम कि इसका वजन 14 ग्राम है, इसका 15 ग्राम है, 16 ग्राम है, 17 ग्राम है और 18 ग्राम है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे, अगर ये ए एलिमेंट का अगर मास ए 14 ग्राम है तब सबसे पहले लिखा हुआ है, बी का 15 ग्राम है तो फिर सेकेंड टाइम पे लिखा हुआ है, यानी इससे थोड़ा सा तो बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा भारी हो गया। सी का है जो 16 है तो इससे तो थोड़ा सा हैवी हो गया। डी 17 है तो इससे थोड़ा हैवी हो गया। ई अगर क्या बोलता है 18 है तो इससे थोड़ा और ज़्यादा हैवी हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स को इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, और इन्होंने क्या किया था, सम गैप्स को भी छोड़ दिया था ताकि है जो इन फ्यूचर यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो सके, फिल हो सके। ठीक है, तो ये अचीवमेंट हम लोगों ने समझ लिया। आ गया, हाँ। अब कह रहा है नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्डर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग ऑर्डर। ठीक है, ये नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस आपको समझ में नहीं आ रहा, रुकिए हम दिखाते हैं। देखिए ये नोबल गैसेस है। हीना, हीना से हो, एच ई से हो गया हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, के आर से क्रिप्टन, एक्सी से जेनन, आर एन से रेडॉन। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस हैं। मेंडलीफ साहब ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा, मैंने भविष्य में उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर अगर किसी प्रकार का अगर नोबल गैसेस अगर डिस्कवर होता है, ठीक है, नोबल टाइप मैंने कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है एक ही क्राइटेरिया के, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले, तो उसको एक सीरीज में अरेंज, हम लोग एक सीरीज में उसको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो साइड में उसके लिए जगह पहले से ही छोड़ दिया था। यानी कहने का मतलब है कि मेंडलीफ का जो पेरियोडिक टेबल है, बिना उसके सीरीज को गड़बड़ाए हुए, बिना सीरीज के गड़बड़ाए हुए क्या किया, नोबल गैसेस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर। उसके ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए हुए नोबल गैसेस क्या रहा, एग्जिस्टिंग ऑर्डर में रहा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब थोड़ा लिमिटेशन समझ लेते हैं, क्या होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन की अगर चर्चा करें, पहला इस बात को डिकोड करिए। लिमिटेशन, लिमिटेशन कहने का मतलब है कुछ डिमेरिट्स, डिमेरिट्स क्या क्या कमियां रह गई उनमें। ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इनका पहला डिमेरिट क्या था ना कि इन्होंने अपने हाइड्रोजन को सही पोजीशन दे नहीं पाए। क्या मतलब है इसका, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। कहने का मतलब इन्होंने जो हाइड्रोजन को सही पोजीशन दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई, देख लेते हैं। ऐसा कौन सा बात, वहां पे तो हाइड्रोजन दिखा रहा था उनके पिक्चर में। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे है। देखिए हाइड्रोजन को उन्होंने कितना घर दिया, एक ही घर दिया। अब क्या एटॉमिक मास के अनुसार अगर हम देखें तो क्या हाइड्रोजन को एक ही जगह मिलना चाहिए, कैसे, देखते हैं जरा सा ये हाइड्रोजन क्या है। देखिए हाइड्रोजन की अगर हम आइसोटोप्स की चर्चा करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स जो होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है प्रोट्रियम
फिर सेकंड होता है ड्यूटेरियम, फिर थर्ड होता है ट्राइटियम। समझने की कोशिश करें कि क्या चीजें हैं ये। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स कहने का मतलब है कितना, सबका है जो वजन के अनुसार यानी एटॉमिक मास के अनुसार सबको अलग अलग डिफाइन किया गया है। 1H1, 1H1, 1H2, 1H3। अब इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये देखिए, अगर तीनों को अगर देखेंगे तो सबका एटॉमिक मास अगर हम देखें तो सबका डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास है। यानी कि कहने का मतलब अगर मेंडलीव को अगर जगह ही देना था तो तीनों को बताइए अलग अलग जगह देना पड़ता, तीनों के लिए अलग अलग घर बनाना पड़ता। अब प्रोटियम के लिए अलग घर बनाना पड़ता, ड्यूटेरियम के लिए अलग घर बनाना पड़ता, ट्राइटियम के लिए अलग घर बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही था कि उस वो जो है एटॉमिक मास पर है जो सबको अरेंज कर रहा है। यानी कि पहले प्रोटियम को आना चाहिए था, फिर ड्यूटेरियम को आना चाहिए था, फिर ट्राइटियम को आना चाहिए था। हाइड्रोजन के लिए उसको 3 घर देना पड़ता, जो कि वो दे नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया भाई? दिखा देते हैं आपको। देखिए, मैंने अभी वही समझाया यहाँ पे। देखिए, प्रोट्रियम, प्रोट्रियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे है जो हाइड्रोजन को वो है जो सिर्फ एक ही जगह दे पाया, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, 3 को घर देना चाहिए था, 1 घर, 2 घर, 3 घर देना चाहिए था, जो कि वो दे नहीं पाया। तो उसका पहला लिमिट यही था, ठीक है, कि वो पहला कमी वही था कि वो सही से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर देखिए क्या है, नो प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स। यही बात है, मैं तो अभी अभी तो आपको समझा रहा था। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, पहले उसका मीनिंग समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स, आइसो का मतलब होता है सेम, अटोप्स का मतलब होता है पोजीशन। कहने का मतलब है जब पोजीशन सबका माने पोजीशन के हिसाब से अगर वो सब सेम है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं कि वो आइसोटोप्स में है, जो कि वो दे नहीं पाए। हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन का आइसोटोप तो वो बता ही नहीं पाए। हाइड्रोजन का प्रोट्रियम था, ड्यूटेरियम था और ट्राइटियम था, था ना हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वाला था। हाइड्रोजन के तीनों पार्ट, इनको तो वो है जो आइसोटोप्स को है जो नो प्लेसेस दे पाए, उनको प्लेसेस ही नहीं दे पाया। हाइड्रोजन की बात कर ले रहे थे, अभी हम लोगों ने देखा था। देखिए, हाइड्रोजन को तो वो प्लेस ही नहीं दे पाए सही तरीके से, हाइड्रोजन को वो प्लेस ही नहीं दे पाए, ठीक है, आइसोटोप्स के अनुसार। तो वो और बाकी एलिमेंट्स को भी वैसे ही काम किए होंगे। अब देखिए, अगला पार्ट है नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के ट्रेंड में इन्होंने अरेंज ही नहीं किया। क्या मतलब है इसका, दिखाते हैं अब थोड़ा एक अगले स्लाइड पे। एटॉमिक मास पे उन्होंने कैसे नहीं अरेंज किया, कहने का मतलब है अगर मान लिया अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है और एक यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर एक यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर एलिमेंट यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा था ना कि सबको है जो ग्रुप वाइज जो प्रॉपर्टी में करेंगे। अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि एक एलिमेंट्स का ग्रुप यहाँ पे बनाया, फिर एक एलिमेंट्स का ग्रुप यहाँ बनाया, फिर एलिमेंट का ग्रुप फिर यहाँ बनाया, सबको एटॉमिक मास के अनुसार है जो उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे थोड़ा और भारी, फिर इससे भी थोड़ा भारी, फिर इससे भी थोड़ा भारी, फिर इससे भी थोड़ा हैवी, 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 फिर इससे भी थोड़ा हैवी। लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि उसको सही तरीके से एटॉमिक मास पे बोल रहे थे कि वो अरेंज कर रहे हैं, लेकिन अरेंज तो किए ही नहीं। कैसे भाई, दिखाते हैं हम आपको। कहने का मतलब है, हम थोड़ा समझाते हैं आपको, कलर ले लेते हैं ग्रीन, ग्रीन से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर जे के आना चाहिए, कहने का मतलब अगर यहाँ पे जे वेट है इसका और इसका के वेट है, ठीक है, तो आना चाहिए था जे और के, ठीक है, जे के बाद के आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या देखा ना कि के का जो प्रॉपर्टी है, सॉरी,
के का जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप वाले से मिल रहा था और जे का जो प्रॉपर्टी है इस ग्रुप वाले से मिल रहा था। अरे इसमें तब क्या किया ना, इन्होंने थोड़ा सा उलट पुलट काम कर दिया। अब यहां से के को हटा के यहां पे इन्होंने के को डाल दिया, के को इन्होंने यहां पे डाल दिया और जे को इन्होंने यहां पे डाल दिया। अब बताइए, कहने का मतलब है कि इन्होंने के को है जो इस ग्रुप में डाल दिया थर्ड ग्रुप में, और जे को है जो इस ग्रुप में डाल दिया। लेकिन एटॉमिक मास तो उसका अलग अलग था। पहले जे है जो हल्का वजन का था, के भारी वजन का था, तो के को ना बाद में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बता ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। देखिए आपको प्रूफ दिखा देते हैं उनके ही पीरियोडिक टेबल में। देखिए अब इस पिक्चर को गौर से देखने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ऊपर में। देखिएगा इस पिक्चर को गौर से देखिए। यहां पे देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकेल को, आयरन को देखिए, कोबाल्ट को देखिए, निकेल को देखिए। अगर आयरन का वेट देखें तो 55.9 है वेट उसका। फिर उसके बाद देखिए कोबाल्ट का 58.9 है। फिर देखिए निकेल का 58.7 है। कहने का मतलब है निकेल को ना यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि 58.9 अधिक हैवी है 58.7 से, और यहाँ पे 58 पॉइंट निकेल को यहाँ पे होना चाहिए था, कोबाल्ट को यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि इन्होंने एटॉमिक मास को सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाए। एटॉमिक मास को उन्होंने उसके टेंडेंसी के अनुसार उन्होंने अरेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। इतना बात क्लियर हो गया। मेंडलीफ का सारा हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल समझ लिया। उस दिन हम लोगों ने सही से रिवाइज तो कर लिया था। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, अब मजा आएगा। देखिएगा अब हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको अच्छे से समझते हैं, किसने दिया, कब दिया, वो पूरा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए ये है हमारे हेनरी मोसले साहब। ठीक है, और ये जो पीछे में आपको जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को दिया है। देखिए ये जो आज हम लोग आज के ज़माने में जो ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, ये वो उन्हीं का पीरियोडिक टेबल है। ये जो आदमी दिख रहा है ना, इन्हीं का है। देखिए इनका पता नहीं क्या हाथ में लिए हुए हैं, पता नहीं। ठीक है देखिए अब इन्होंने क्या किया, इनका क्या नाम है भाई, और कब इन्होंने है जो क्या बोलता है इस पीरियोडिक टेबल को दिया था, उसको गौर से समझिए। 1913 की यह घटना है। कब की घटना है? 1913 की यह घटना है, और इनका नाम जो है हेनरी मोसले साहब है। क्या नाम है? हेनरी मोसले साहब। ठीक है, देखिए साहब के जैसा कोट वोट पहन लें। हेनरी मोसले साहब ने जो है 1913 में पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किया था। ये और कोई नहीं, मेंडलीफ का ही स्टूडेंट थे। ठीक है, तो जैसन गुरु वैसन चेला। ठीक है, तो इन्होंने है जो उन्हीं को से मोटिवेट होके अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश किया। अब देखिए भाई कैसे अरेंज किया, देखिए यही पार्ट है। ठीक है, इन्हीं का हम लोग मोज़ले का जो है हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कांड किया, इन्होंने क्या किया ना कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो जिगजैग मोशन में जो आपको दिख रहा है सीढ़ी के जैसा, इन्होंने सारे मेटल सबको है जो एलिमेंट्स को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। कहने के बाद ये जो जिगजैग मोशन में दिख रहा है, तो इसको इन्होंने सेमी मेटल कहा। सेमी मेटल जितने भी थे सबको जिगजैग मोशन में साइड में खोपचे में इसको रख दिया। अब सेमी मेटल कहने का मतलब मेटलॉइड्स भी होता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि जिगजैग मोशन के राइट साइड में इन्होंने नॉन मेटल्स को रख दिया। ठीक है, नॉन मेटल। अब फिर इन्होंने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड में इन्होंने क्या कर दिया, मेटल्स को रख दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे में भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है, यहाँ पे भी मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कांड है कि यहाँ पे नॉन मेटल को रखा, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह उगा नहीं बच रहा था, तो बेचारा एक नॉन मेटल को यहाँ पे रख दिया, जो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक जो है नॉन मेटल है, जिसको यहाँ पे प्लेस कर दिया था इन्होंने। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए इन्होंने है जो ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया था सारे पार्ट को, जो अभी हम लोग नॉन मेटल
मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, फिर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपने सारे एलिमेंट को ब्लॉक बाय डिवाइड कर दिया। इस फर्स्ट वाले ब्लॉक को उन्होंने एस ब्लॉक कहा, इसको डी ब्लॉक कहा, इसको पी ब्लॉक में रख दिया और इसको एफ ब्लॉक कहा। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले पीरियड को उन्होंने एस ब्लॉक कहा, फिर इसको डी ब्लॉक कहा, एस पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर? अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि ब्लॉक्स में तो डिवाइड कर दिया, अब जरा सा पीरियड और ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने भी वही कांड किया जैसे मेंडलीफ ने काम किया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया कि इन्होंने क्या कहा ना कि जो हॉरिजेंटल लाइंस जा रहे हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस जा रहे हैं, इन्होंने इसको रो कहा या फिर पीरियड कहा। ठीक है, तो इन्होंने कितने पीरियड डिवाइड किया था भाई? तो 7 पीरियड डिवाइड किया था। ठीक है, तो मोजली का हम लोग 7 पीरियड पढ़ते हैं और वहीं मेंडलीफ ने है जो 6 पीरियड में डिवाइड किया। तो मोस्टली ने सोचा नहीं कि एक पीरियड और बढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्होंने 7 पीरियड डाला। ठीक है, और देखिए उन्होंने वर्टिकल लाइंस को खींचा। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलते गया। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम में उन्होंने इन सभी ग्रुप्स, सारे एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे अरेंज करते चले गए, ऐसे ऐसे अरेंज करते चले गए। अब क्या कहा कि इन एलिमेंट ऐसे, इस अरेंजमेंट को इन्होंने ग्रुपिंग कहा। ग्रुपिंग में इन्होंने डिवाइड कर दिया, कभी कभी कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने 18 कॉलम बांटे। बताइए, 10 गो एक्स्ट्रा कॉलम। मेंडलीफ ने जो था, मेंडलीफ बेचारा कितने कॉलम बांटा था? सिर्फ 8 ही कॉलम बांट पाया, लेकिन उनका चेलवा देखिए 18 कॉलम बांट लिया। समझ गए इतना बात? चलिए, अब थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिक्टेबल, ब्लैंक मैंने प्रेडिक्टेबल लिया, समझिए इसको। बोले जूम करके दिखाते हैं, जूम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अभी हम लोगों ने पीरियड कितना पढ़ा था? 7 पीरियड पढ़ा था। देखिए, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड्स में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। अब इन्होंने ग्रुपिंग कहा, अभी हमने बताया कि ऊपर से नीचे वाले को ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम में आ रहा है ग्रुप और लेफ्ट टू राइट जा रहा है पीरियड, लेफ्ट टू राइट पीरियड जा रहा है। तब ग्रुप्स कितने थे? 18 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड थे। ठीक है, अब दिखाता है कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं। देखिए, ये ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कितने ग्रुप्स में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था? 18 ग्रुप्स में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने सारे पीरियड का एक नाम रखा था। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगले स्लाइड में समझते हैं इसको। देखिए, इन्होंने क्या किया ना कि सब पीरियड का नाम रखा। जैसे जो फर्स्ट पीरियड था, जैसे ये वाला पीरियड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। इस फर्स्ट पीरियड को इन्होंने कहा, जानते हैं क्या? फर्स्ट पीरियड को इन्होंने कहा था शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहा था? शॉर्टेस्ट पीरियड। ध्यान ध्यान से देखिएगा, इसको उन्होंने कहा था शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड को उन्होंने क्या नाम दिया? सेकेंड पीरियड नहीं, सेकेंड और थर्ड पीरियड को उन्होंने कंबाइन रूप से रखा। अच्छा, फर्स्ट पीरियड मैंने शॉर्टेस्ट पीरियड में थे कितने भाई? कितने एलिमेंट्स को उन्होंने रखा था? मात्र 2 एलिमेंट्स को रखा था। कितने एलिमेंट्स रखा था? मात्र 2 एलिमेंट्स को मैंने फर्स्ट शॉर्टेस्ट पीरियड में रखा था। दिखाते हैं कौन कौन सा। पहला था वो हाइड्रोजन, फिर सेकेंड था वो मनहूस जैसा दिख रहा है, वो हीलियम। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब देखिए, सेकेंड और थर्ड पीरियड को उन्होंने क्या नाम दिया? कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड और थर्ड पीरियड को उन्होंने कहा शॉर्ट पीरियड। क्या कहा था? ये चल क्यों नहीं रहा? शॉर्ट पीरियड। इसमें इन्होंने 8 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। कहने का मतलब है, अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखने की कोशिश करें तो इसमें 8 गो एलिमेंट होता है। 1 2
3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेकेंड और थर्ड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और देखिए अब इन्होंने क्या कहा ना कि 4 और 5 पीरियड को उन्होंने 4 और 5 पीरियड को लॉन्ग पीरियड नाम दिया। 4 और 5 को उन्होंने क्या कहा कि लॉन्ग है। क्या है? लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड में इन्होंने 18 एलिमेंट्स को रखा। कितने एलिमेंट्स को रखा? 18 एलिमेंट्स को। आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो 6 और 7 पीरियड को इन्होंने क्या नाम दिया? सॉरी, हाँ, इन्होंने 6 पीरियड को क्या नाम दिया? 6 पीरियड को इन्होंने कहा कि ये जो पीरियड है इसको पीरियड को उन्होंने नाम दिया लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या नाम दिया? लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। ठीक है, और जो लास्ट पीरियड था 7 वाला, इसको इन्होंने इनकम्प्लीट पीरियड कहा। क्या कहा? इनकम्प्लीट पीरियड। कहने का मतलब है ये जो पीरियड था वो इनकम्प्लीट था, यानी कि अभी भी पूरा नहीं था। इनको भी भरोसा था ना कि अभी ऐसा नहीं है, न्यूलैंड की तरह इन्होंने नहीं बोल दिया कि मतलब लिमिटेड एलिमेंट ही खोजाया गया, अब एलिमेंट नहीं खोजाया जाएगा। इन्होंने इसमें जो कितने एलिमेंट्स होंगे इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है, ठीक है, तो ताकि उसमें है जो तो ताकि उसको है जो इस पीरियड में क्या किया जाए, सिचुएटेड लोकेशन दिया जा सके। ठीक है, तो मैंने बस यही समझाया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट पीरियड को उन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड नाम दिया। सेकेंड और थर्ड पीरियड को उन्होंने शॉर्ट पीरियड नाम दिया, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को उन्होंने लॉन्ग पीरियड का, उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। और क्या बोलता है, सिक्स पीरियड को उन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड कहा, उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। और लास्ट पीरियड को उन्होंने इनकम्प्लीट पीरियड कहा। कहने का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, गौर से देखिएगा। एक बात क्या है कि मैं जितने भी पहले साइंटिस्ट आए थे, सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास पर है जो, किस पर? एटॉमिक मास पर है जो क्लासिफाई करने की कोशिश किया था। लेकिन मोस्ले साहब जो हैं अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर पे इन्होंने क्लासिफाई किया है। कैसे क्लासिफाई किया है? सबको एटॉमिक नंबर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देखते हैं कैसे इंक्रीज किया था। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को उन्होंने नंबर 1, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड, थर्ड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ऐसे ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स को है जो एटॉमिक नंबर के अनुसार इन्होंने अरेंज करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है। बेरियम को 56 लिखा है, ठीक है, और उस प्रकार से 57 के बाद ये 72 कैसे आ गया? ठीक है, कैसे 72 आ गया? ये जो 57 है यही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 57 यहाँ पे है लिथेनियम, फिर 58 59 60 61 62 63 64 65 66 7 68 69 70 71। क्या हुआ ना कि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा था। ठीक है, ये अलग टाइप के एलिमेंट थे, एफ ब्लॉक कर रहे थे ना, इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोल रहे थे। ठीक है, तो इसको अलग टाइप का एलिमेंट था, तो इसको जो अलग टाइप से अरेंज कर दिया, उसको नीचे रखा दिया। इस पार्ट को हम लोग लेंथेनाइट्स बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। अब नीचे वाले सीरीज क्या है भाई? नीचे वाला सीरीज देखिए, यहाँ पे भी एकदम सेम कांड, यहाँ पे भी वैसा ही किया। ठीक है, दिखा देते हैं। देखिए क्या किया, नीचे में भी 89 88, रेडियम के बाद 89 के बाद देखिए 104, तो बाकी एलिमेंट कहाँ गया? कौवा लेके भाग गया क्या ना? 89 यहाँ पे है, 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104। फिर इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले गए थे। तो नीचे वाले सीरीज को इन्होंने एक्टिनाइट सीरीज बोला। क्या बोला? एक्टिनाइट सीरीज। तो ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, ये 11th और 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना, तो पढ़ना कौन सा ग्रुप है? अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ
एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा फोकस इसी पर रहता है क्लास 10th वाला, ठीक है। अब देखिए क्या बोला उन्होंने। हाँ, अब गौर से देखिएगा, फर्स्ट वाले ग्रुप को उन्होंने अल्काइली मेटल कहा। क्या कहा? अल्काइली मेटल। अल्काइली किसे कहते हैं? अल्काइल किसे कहते हैं? अल्काइल उसे कहते हैं जो वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। अल्काइल उसी को कहते हैं जो वाटर, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए। जब बेस जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो उसको अल्काइली बोलते हैं। यानी कि ऐसे मेटल जो वाटर में सोल्यूबल हैं, ऐसे मेटल जो वाटर में सोल्यूबल है उनको है जो अल्काइली मेटल कहा। सेकंड उन्होंने क्या कहा? अल्काइली अर्थ मेटल। कहने का मतलब है अल्काइली अर्थ मेटल, कहने का मतलब है ऐसे अल्काइली जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। फिर इस ये जो बीच वाला एलिमेंट इसको इन्होंने ट्रांजिशन मेटल कहा। क्या कहा? ट्रांजिशन मेटल्स कहा, ठीक है। फिर इन्होंने नीचे वाले पार्ट को लेंथेनाइट सीरीज बोला, लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उससे नीचे वाले सीरीज को इन्होंने एक्टिनाइट सीरीज बोला, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वाला फैमिली दिख रहा है, इस फैमिली को इन्होंने नोबेल गैस कहा। क्या कहा था? नोबेल गैस कहा था, ठीक है। फिर नोबेल गैस के ठीक बगल में अगर ग्रुप 17 की बात करें तो इसको हेलोजन बोले। क्या बोले? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन उसको कहते हैं वैसे एलिमेंट होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी रिएक्शन करता है ये हाईली क्या होते हैं? रिएक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यानी फकल बरियात हैं, फकल बरियात नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी। कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन आवर चैप्टर। सारा हम लोगों ने पेरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे क्या क्या अरेंज्ड है, सारे बातों को समझा। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? इसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल को है जो अरेंज किया था वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अच्छा, ये बात एटम क्या है? अब बात आती है एटम की। एटम होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं अगले स्लाइड पे। ओके, देखिए एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप गौर से देखिएगा। क्या है एटम? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको गौर से देखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम लोग एटम कह रहे हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है हम लोग इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छे से आपको एक अगले स्लाइड पे हम समझा देते हैं। एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, ठीक है। और ये बीच में जो होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें जो है दो चार्ज होता है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। इसमें दो चार्ज होते हैं, दो चीज होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल चार्ज रखता है। न्यूट्रल कहने का मतलब जीरो चार्ज रखता है, ठीक है। चार्ज यानी पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये न्यूट्रल चार्ज रखता है। और इसी के चारों तरफ से एगो चीज घूमते रहता है। क्या होता है भाई? घूमते रहता है ऑर्बिट में, इस तरीके से घूमते रहता है, ऑर्बिट रहता है उसका, ठीक है। अब ये क्या घूमता हुआ रहता है, थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या रहता है घूमता हुआ, इसको फुल कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चारों तरफ से इस पे घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से घूमते रहते हैं, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, वो अपने ऑर्बिट में ये क्या करते रहता है? मूविंग करते रहता है। थोड़ा सा और समझाते हैं हम आपको, दिखाते हैं। आपने सोलर सिस्टम तो देखा ही होगा, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा। तो सोलर सिस्टम में बीच में क्या होता है? सन होता है ना। और सन के चारों तरफ से प्लैनेट्स है जो क्या करते रहते हैं? मूविंग करते रहते हैं। अगर ये इधर से क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है। घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट में।
इतना बात समझ में आ गया? यही बात यहाँ पे समझा रहा है। देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट पॉइंट आपको दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, ये ऐसे घूम रहा है, इसके ऐसे घूम रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे बात है कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एनी मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। एटम से ही सारा दुनिया का सारा चीजें बनी हुई है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिंबल क्या दिया हुआ, इस सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं अगले स्लाइड में। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? रुकिए यहीं से दिखा देते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए एक्स जो है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक सिंबल को। कोई भी एटॉमिक एटम है, अगर सोडियम है या फिर कुछ भी हो, सोडियम हो, ठीक, कलर दिख नहीं रहा है क्या, ये वाला हटा ही देते हैं। ये एटॉमिक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है एक्स से। जो ये जो जेड है नीचे में लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर में जो एटॉमिक मास है ये क्या करता है, सॉरी ए जो है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या चीजें हैं आपको हम समझाते हैं। ए क्या होता है? ए को हम लोगों ने क्या बोला? एटॉमिक मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या लिखा हुआ? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब प्रोटॉन्स की संख्या, जब प्रोटॉन्स का नंबर आप प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर जब आपस में आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो बनता है एटॉमिक मास। क्या बनता है वो? तब पता चल जाएगा आपको एटॉमिक मास। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पता करना है कि उसका एटॉमिक मास कितना है, तो आप सीधा सीधी क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए। ओके, फिर देखिए जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है? वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के नंबर ही बताता है कि उसमें कितने एटॉमिक, उसका एटॉमिक नंबर है। अगर अब क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कहने का मतलब है प्रोटॉन्स की संख्या हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अगर आपने पता कर लिया दोनों में से किसी का, ठीक है, तो आप एटॉमिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन्स का संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल इन एनी एटम। ओके, इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलके ही एटॉमिक मास बनता है, जो मास बीच में रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कंटेन्स द 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ पीरियड। ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब इसको समझने की कोशिश। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने कितने हैं, ठीक है। अगर पहले ग्रुप में बात करें तो वैलेंस, देखिए यहाँ पे पैटर्न ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है। तो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, फिर सेकंड में 2 होती है, फिर यहाँ पे 3 होती है, फिर यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, उसको समझिए। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। अगर क्या बोलता है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इसका 2 हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर क्या बोलता है 3, सॉरी सेकेंड थर्ड हो जाएगा ना, थर्ड है तो उसमें क्या हो जाएगा,
3 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसके वैलेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो अगर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस जो है क्या बोलता है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये ट्रांजिशन मेटल को नहीं जोड़ा है, इधर इधर वाला को जोड़ा है, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन। अगर आप नीचे नीचे जाते हैं, यानी कि अगर ग्रुपिंग पीरियड से अगर नीचे जाते हैं तो उसका नंबर ऑफ सेल्स है जो इंक्रीज होता है। कैसे, अगर मान लिया कि यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में, पीरियड फर्स्ट में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फर्स्ट एक ऑर्बिट है, ठीक है, तो जैसे ही सेकेंड पीरियड आप जाइएगा तो उसके ऑर्बिट की संख्या एक बढ़ जाएगी, एक ऑर्बिट बढ़ गया। फिर ठीक है, फिर ऐसे ही थर्ड पीरियड में जाइएगा तो फिर इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, फिर एक बढ़ जाएगा, 3 ऑर्बिट्स हो गए। फिर देखिए, और अगर फिर नीचे जाइएगा, देखिए फिर अगर पीरियड 4 में जाइएगा तो फिर पीरियड 4 में है जो क्या बोलता है, एक ऑर्बिट बढ़ना ही बढ़ना है। 1 2 3 था, यहाँ पे भी 3 हो गया, फिर देखिए चौथा ऑर्बिट हो गया। आ रहा है इसमें, तो इस तरीके से ऑर्बिट है जो नीचे नीचे क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। कहने का मतलब है ऑर्बिट उसे कहते हैं जो क्या बोलता है, चारों तरफ से जो ऑर्बिट इलेप्टिकल पथ है ना, इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ऑर्बिट जो है, कहने ये ऑर्बिट कह रहा है कि नीचे की तरफ अगर गो डाउन, अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज। देख रहे हैं सबका साइज जो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये कितनी को था, ये कितना हो गया, फिर कितना हो गया, फिर कितना हो गया, यानी एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज जो है इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि पहले यहाँ पे मान लिया रेडियस कम था, और समझाते हैं अच्छे से आपको। अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस मान लिया, इसका रेडियस है जो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सर्कल छोटा बनेगा। और अगर ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसका साइज बढ़ रहा है। यानी जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है रेडियस पे। ठीक है, और अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या कर रहा है, एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल। कहने का मतलब कोई भी पीरियड हो उसका जो सेल की संख्या है जो सेम होगा। कैसे दिखाते हैं आपको। अगर पीरियड 1 लिखा हुआ है, पीरियड 1 में अगर एक सेल है तो सारे पीरियड 1 में भी एक ही सेल रहेगा। ठीक है, एक ही सेल होंगे। अगर पीरियड 2 है, अगर पीरियड 2 में अगर हम देख रहे थे 2 ऑर्बिट हो रहा था, यानी 2 सेल हैं, तो पूरा पीरियड में 2 ही सेल होंगे। ठीक है, अगर पीरियड 3 में क्या बोलता है, 3 सेल हैं, ठीक है, तो सारे पीरियड में 3 ही सेल होंगे। ठीक है, यानी ये कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला कि पीरियड जो बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। पीरियड इंडिकेट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर आप कहिए सेल। पीरियड इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ईच पीरियड मार्क्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिलेड। कहने का मतलब अगर पीरियड फर्स्ट में जाए तो एक सेल हो रहा था, एक ऑर्बिट। पीरियड 2 में जाए तो शायद 2 ऑर्बिट हो रहा था। पीरियड 3 में जा रहे थे तो 1 2 3 पीरियड हो रहे थे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ना कि पर पीरियड अगर जैसे जैसे अगर नीचे जाते हैं, हर पीरियड में एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या नया नया आ जाता है, यानी हर पीरियड में नया इलेक्ट्रॉन आना ही आना है। क्लियर। लास्ट लाइन बोल रहा है नंबर ऑफ पीरियड प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द वेरियस सेल्स। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कौन कौन सा पीरियड में है जो कौन कौन सा एलिमेंट को प्लेस किया गया है, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम, दैट इज क्वालिफाई द प्लेसेस ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पूरा चर्चा कर लिया, और आगे एक और वीडियो में बना दूंगा।
ठीक है, ये वीडियो थोड़ा डिटेल चला गया लेकिन बेस्ट था। आप इसको अगर अच्छे से एक बार पूरा देख लिए तो मेरा दावा है कि पीरियोडिक टेबल में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।